बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। जी, वॉइस रिड्यूस हुई थी, पता नहीं मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, लेकिन अब हेडफोन से बात है। अब प्लीज बताइएगा मुझे, वॉइस रिड्यूस हुई है? यस मैम, हो गई। यस यस। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हम लोगों ने मिड टर्म से पहले डीएफटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू लिया था उसका, लेकिन डिटेल में एग्जांपल्स वगैरह नहीं की थी कवर। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू पहले का देते हुए चलूंगी, डेफिनेशंस वगैरह हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। किसी भी सीक्वेंस का हमें अगर डीएफटी फाइंड आउट करना होता है तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो वही वाली स्लाइड मैं शेयर करूंगी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेंगे हम डेफिनेशंस का। ये भी स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। इसमें सबसे पहले हमने थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? मैपिंग होती है फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। किसी भी सिग्नल की मैपिंग हो रही होती है फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। और वो मैपिंग किस वजह से हो रही होती है? वो इसलिए हो रही होती है ताकि हम एनालाइज कर सकें फ्रीक्वेंसी कंटेंट को। किसी भी सिग्नल के अगर फ्रीक्वेंसी कंटेंट अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे तो उनको एनालाइज करने के लिए हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं, या अगर कोई हमें सिस्टम या फिल्टर डिजाइन करना है तो हम इसलिए यूज कर सकते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशंस या कैलकुलेशन अगर डिफिकल्टीज हो रही हैं टाइम डोमेन में तो हम उस सिग्नल को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कैलकुलेशंस हमारे लिए इजी हो जाती हैं। इस वजह से हम इसको टाइम डोमेन से किसी भी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म मैप करते हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि डीएफटी की टू टाइप्स हैं या टू क्लासेस हैं, डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम एफएफटी और डीएफटी डिस्क्रीट एफएफटी। डिस्क्रीट टाइम एफएफटी जो होता है वो होता है फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के लिए, और जो डीएफटी होता है वो फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के लिए होता है। तो अभी हम अपने डीएसपी के कोर्स में इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस को तो नहीं हम पढ़ेंगे, बल्कि हम सिर्फ डीएफटी को इसको ये हम इसको डिस्कस करेंगे, डीएफटी हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन। डीटीएफटी की डेफिनेशन है, लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी थी, इस वजह से ये सब आपको थ्योरी पढ़ाई गई है। डीटीएफटी की डेफिनेशन है ये। फिर उसके बाद ये डीएफटी की डेफिनेशंस हैं। डीएफटी की डेफिनेशंस के अंदर आप देखें, गिवन अ फाइनाइट सीक्वेंस, अगर कोई फाइनाइट सीक्वेंस इस फॉर्म में गिवन हो, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, देन x ऑफ n माइनस 1, यानी जहाँ पे सीक्वेंस एंड हो रही है, यानी एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस हो। और आपको पता है x ऑफ 0 का मतलब ये कि n इक्वल्स टू 0 सैंपल के ऊपर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और x ऑफ 1 का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू 1 सैंपल के ऊपर x की जो भी। तो इस तरह कोई अगर सीक्वेंस आपको गिवन है तो इस सीक्वेंस का जब हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो फाइनाइट सीक्वेंस किस तरह कन्वर्ट हो जाएगी? जो स्मॉल एक्स है उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, उस पर जब डीएफटी अप्लाई होगा तो ये सारी स्मॉल टर्म्स जब कन्वर्ट हो जाएंगी कैपिटल टर्म्स में, यानी ये सारी रिप्रेजेंटेशन है इन टाइम डोमेन। और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? हम कैपिटल में करेंगे। तो कैपिटल की फॉर्म में जब भी होगा तो हमने इसको, इसका मतलब क्या है कि हमने इसका डीएफटी परफॉर्म इस पे करवाया है और ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में।
वेयर अब एक्स ऑफ के की डेफिनेशन, यानी हमने जो ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है एक्स ऑफ एन, जो भी आपको जो भी सीक्वेंस गिवन थी वो सीक्वेंस W ऑफ एन के ऑफ एन, और इसकी भी हमने पूरी डिटेल लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि W ऑफ एन ई ऑफ माइनस जे टू पाई बाय एन होता है। असल में तो यहाँ पर ई ऑफ माइनस जे टू पाई बाय एन के एन होता है, लेकिन हमने क्या किया, डब्ल्यू एन से इस पोर्शन को डिनोट कर दिया। जब इस पोर्शन को डिनोट कर दिया तो सिर्फ के और स्मॉल एन बचा, तो वो डब्ल्यू एन की पावर बन गए के और एन। तो ये थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कि स्मॉल एक्स जब किसी भी सिग्नल पे डीएफटी अप्लाई हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैप हो गया, तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन किसमें हो गई, कैपिटल एक्स में हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है, अभी हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं डीएफटी फाइन। आपको अब ये मैं बता चुकी कि हम कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डीटीएफटी भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें डिटेल में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डीएफटी, यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होता है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, और उसके लिए जब हमें डीएफटी फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए टू मेथड्स हैं। जिस तरह हमने कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, इसी तरह डीएफटी को यूज करने के भी टू डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड है, वो कन्वेंशनल मेथड बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आपने कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन पढ़ते वक्त एनालिटिकल मेथड पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस पे कन्वेंशनल मेथड है। आपको फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला के अंदर जस्ट आप के और एन आपके पास सेक्टर मौजूद होगा जो कि वेरिएबल होंगे, बस इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और वैल्यूज आप फाइंड आउट करते जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कन्वेंशनल मेथड है, जो कि बिल्कुल एनालिटिकल मेथड से मिलता जुलता है। सेकेंड मेथड है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के लिए आपको वो जो अभी हमने टर्म पढ़ी है, जो टर्म डिस्कस की है W ऑफ एन, आपको ये वाली चीज जो है वो आपको यूजफुल होगी फॉर मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल कन्वेंशनल मेथड की करेंगे, देन हम मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स किस तरह क्रिएट होता है W ऑफ एन का, और उसमें वैल्यूज रखकर हम किस तरह से डीएफटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आज की क्लास में हम कन्वेंशनल मेथड डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। ये सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट सीक्वेंस गिवन है हमें एग्जांपल के अंदर x ऑफ n इक्वल्स टू 0 1 2 3, यानी एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस मौजूद है जिसमें आपको समझ आ रहा है कि एरो यहाँ लगा हुआ है, दैट मीन्स कि x ऑफ 0 की टर्म है। x ऑफ 0 का मतलब n इक्वल्स टू 0 सैंपल के ऊपर ये वैल्यू 0 मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद n इक्वल्स टू 1 सैंपल के ऊपर वैल्यू 1 मौजूद है, n इक्वल्स टू 2 सैंपल पे वैल्यू 2 मौजूद है, और n इक्वल्स टू 3 सैंपल पे वैल्यू 3 मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट x ऑफ k ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सिग्नल को मैप कराना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को मैप कराना है या इसका डीएफटी परफॉर्म करना है, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने पुट किया, फॉर्मूला अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स ऑफ के इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1, यानी ये लास्ट लिमिट होगी, जो भी लिमिट है उसकी लास्ट लिमिट ये होगी, और इनिशियल लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही होगी, हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। ये बात याद कीजिए, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि डीएफटी जब भी हम परफॉर्म कराएंगे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, हमेशा सीक्वेंस हमारी 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर है एक्स ऑफ एन ई ऑफ माइनस जे टू पाई के एन बाय एन, और फिर वो जो W ऑफ एन हम रिप्लेस कराते हैं तो इतना पार्ट W ऑफ एन से रिप्लेस हो जाता है, वो लेकिन हम मैट्रिक्स मेथड में करेंगे। कन्वेंशनल मेथड में हम इसी डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे।
तो डेफिनेशन e ऑफ माइनस जे टू पाई के एन बाय एन की फॉर्म में ही रखेंगे फॉर कन्वेंशनल मेथड। अब हम पुट कर देते हैं अपनी लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखें लिमिट एन क्या है, कैपिटल एन इज लेंथ ऑफ सीक्वेंस। लेंथ ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या है, इस सीक्वेंस के अंदर जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट मौजूद है। आप देखें इस वाली सीक्वेंस में जो हमें क्वेश्चन गिवन है स्मॉल एक्स ऑफ एन, इसमें हमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, हमें 4 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स गिवन है ना। तो हमारा कैपिटल एन क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एन हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट लाइन में हम इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, n इक्वल टू 0, ये तो ऐसा ही रहेगा समीशन का साइन, कैपिटल n की जगह मैंने 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, सही है। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया और x ऑफ n इसी तरह रहा, e ऑफ माइनस जे टू पाई के एन बाय एन भी इसी तरह सेम रहा, ठीक है। अब देखें आप समीशन ओपन किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है, स्मॉल n के रिस्पेक्ट से समीशन ओपन हो रहा है। जिस तरह हमने एनालिटिकल मेथड के अंदर किया था कि हमने समीशन को ओपन करने के लिए वैल्यूज पुट करते गए थे, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हमें क्या करना है, समीशन को ओपन करना है। समीशन ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू 3, यानी x n की जगह पहले हम 0 पुट करेंगे, e की पावर में जहां जहां n है वहां 0 पुट करेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर n की जगह 1 पुट करेंगे x ऑफ n में, ई की पावर में भी इसी तरह पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो देखें ये ओपन हो रही है और से देखिएगा, x ऑफ सबसे पहले हमें 0 पुट करना है, x ऑफ 0 ई की पावर माइनस जे टू पाई के, स्मॉल n की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, देन कैपिटल N। अगर मैंने इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ई की पावर क्या हो जाएगी फिर इस तरह 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखे सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया ई की पावर 0। अब प्लस का साइन लग गया क्योंकि हम समीशन ओपन कर रहे हैं, देन अब 0 पुट कर दिया, 0 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है, 1 आती है, n की जगह अब मैं क्या पुट करूंगी, 1, x ऑफ 1 e ऑफ माइनस जे टू पाई के, अब स्मॉल n की जगह हम 1 पुट करेंगे अपॉन कैपिटल n की जगह हमने पुट कर दिया 4, कैपिटल N 4 था ना, जब मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ सीक्वेंस हमारी क्या है 4 है, तो हमने क्या पुट कर दिया है, कैपिटल N की जगह 4 पुट कर दिया। अब देखें अगर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो रही है तो हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ 2 था ऊपर, नीचे 4 था, तो 2 से 4 सिंप्लीफाई हो गया तो नीचे 2 की टर्म आ गई, ऊपर से 2 रिमूव हो गया। तो आप देखें क्या मेरे पास रिजल्टेंट बचा, माइनस जे पाई ऑफ के अपॉन 2, ई की पावर में माइनस जे पाई ऑफ के अपॉन 2 बचा, प्लस अब हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह x ऑफ n की जगह 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अब हम 2 पुट करेंगे, x ऑफ n की जगह मैंने 2 पुट किया, x ऑफ 2 e ऑफ माइनस जे टू पाई के, अब यहाँ स्मॉल n की जगह भी 2 पुट किया, डिवाइडेड बाय कैपिटल N की जगह पुट कर दिया 4, सही है। अब फिर अगेन सिंप्लीफिकेशन होगी, इस 2 पाई वाले 2 से 4 सिंप्लीफाई हुआ, पहले डिवाइड हुआ तो 2 बचा, फिर ये वाला जो 2 था ये और ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो गए, तो हमारे पास क्या टर्म सिर्फ बची है, e की पावर माइनस जे पाई ऑफ के, सिर्फ देखें ये वाली टर्म बची है, x ऑफ 2 e की पावर माइनस जे पाई ऑफ के, ठीक है। अब लास्ट हमें पुट करना है n इक्वल टू 3, 0 1 2 हम पुट कर चुके, लास्ट हमें पुट करना है x ऑफ 3, यानी n की जगह 3 पुट किया हमने, x ऑफ 3 e ऑफ माइनस जे टू पाई के, स्मॉल n की जगह 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल N की जगह 4। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 4 सिंप्लीफाई हो गया, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट बचा, x ऑफ 3 e की पावर माइनस जे पाई के 3/2, ठीक है। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1,
एनालिटिकल मेथड में सेम इसी सीक्वेंस पे हम काम करते थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता था, वहां पे एच ऑफ के की टर्म और अब एक्स ऑफ एन की टर्म होती थी। यहाँ पर एक तो एक्स ऑफ एन की ही टर्म है, लेकिन दूसरी वाली टर्म क्या है, वो ई ऑफ माइनस जे टू पाई के एन बाय कैपिटल एन की टर्म मौजूद। ठीक है, जब हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली तो इसके बाद अब हमारे पास दूसरा अननोन पैरामीटर कौन रह गया, हमारे पास के है जो दूसरा अननोन पैरामीटर है। ठीक है, अब हम के की वैल्यूज पुट करेंगे और रिजल्टेंट अपना लेकर आते जाएंगे। के की वैल्यू वही जिस तरह एन की वैल्यू 0 1 2 3 पुट की थी, इसी तरह के की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे। इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले हमने के इक्वल टू 0 पुट किया, देखिए यहाँ लिखा है के इक्वल टू 0, तो कैपिटल एक्स ऑफ 0 हमें ऑब्टेन हो, कैपिटल एक्स ऑफ 0 क्या ऑब्टेन हो रहा है, इस वाली इक्वेशन में पुट किया एक्स ऑफ 0 ई ऑफ पावर 0, ये ऐसे ही लिख दिया, एक्स ऑफ 1 ई ऑफ पावर, यहाँ के की जगह अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ई की पूरी पावर 0 हो जाएगी, तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ई ऑफ पावर 0। फिर एक्स ऑफ 2 ई ऑफ, यहाँ पर भी अगर के की जगह पुट कर देंगे 0 तो ई ऑफ पावर 0 हो जाएगी पूरी, फिर यहाँ पर भी हमने लिख दिया एक्स ऑफ 2 ई ऑफ पावर 0। देन जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ की पे भी ई की पावर 0 हो जाएगी, एक्स ऑफ 3 ई ऑफ पावर 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, एक्स ऑफ 0 का जो हमारे पास ब्रैकेट है वो ये है, ये ब्रैकेट है हमारा जो एक्स ऑफ एन का सॉरी ब्रैकेट। एक्स ऑफ 0 वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी जो एन इक्वल टू 0 पर लाई कर रही है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो एन इक्वल टू 0 पर लाई कर रही है वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमारी एक्स ऑफ 0 होगी, बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे वैल्यू, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। एक्स ऑफ 1 पे 1 वैल्यू है, एक्स ऑफ 2 पे 2 है और एक्स ऑफ 3 पे 3 है। यहाँ जाते हैं, अब देखें एक्स ऑफ 0 की जगह 0 वैल्यू पुट कर दी, और हमें सबको पता है ई ऑफ पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, वो 1 यहाँ लिख दिया मैंने। फिर एक्स ऑफ 1 की पावर क्या, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, और ई ऑफ 0 1 होता है। एक्स ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 2 थी और ई ऑफ 0 1, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू 3, देन ई ऑफ 0 1। अब हम इसको एड अप करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म 0 हो गई, सेकंड वाली टर्म 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये इक्वल हो गया 6 के। तो जो कैपिटल एक्स ऑफ 0 यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गई है, 6 हो गई। अब ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला तो निस्बतन आसान था, ये 0 वैल्यूज पुट हो गई। अब हमें क्या पुट करना है, अब k इक्वल्स टू 1 पुट करना है। जब हम इसी इक्वेशन में k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x ऑफ 0 e ऑफ 0, फर्स्ट वाली टर्म तो e ऑफ 0 ही थी, आप देखें ये देखें ये वाली इक्वेशन है ना, x ऑफ 0 e ऑफ 0, ये तो ऐसा ही रहेगा, x ऑफ 1 अब e ऑफ माइनस जे पाई बाय 2, और k की जगह यहाँ मैं 1 पुट कर दूँ, और इसी तरह इसमें माइनस जे पाई k की जगह 1 पुट कर दूंगी और माइनस जे पाई k की जगह यहाँ 1 पुट कर दूंगी, तो सेम इक्वेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बस खाली क्या हो जाएगा, k की जगह सारों में 1 पुट हो जाएगा। ये देख लीजिए x ऑफ 0 e ऑफ 0 ही ऐसा ही रहा, x ऑफ 1 e ऑफ माइनस जे पाई बाय 2, यहाँ k की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद माइनस जे पाई k था, तो इसकी पावर यहाँ पर भी k की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2 के साथ था ये, और x ऑफ 3 के साथ जो टर्म थी उसमें भी k की जगह 1 पुट कर दिया, तो 3 माइनस जे पाई 3/2 e की पावर आ गई। अच्छा, ये वैल्यूज हमारे पास है मौजूद सारी डीएफटी की टाइम डोमेन में, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, लेकिन अब ई वाले जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने कभी ना कभी डिस्कस किया होगा, वरना मैट्रिक्स में तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही है कि ई ऑफ जे थीटा या ई ऑफ माइनस जे थीटा इक्वल होते हैं
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बात याद है सबको या नहीं याद? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जी बिल्कुल, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। यहाँ पर जे की टर्म यूज हुई है आयोटा की जगह, तो यहाँ हमने जे की टर्म यूज किया। अच्छा, अब ई की पावर पर डिपेंड करता है। अगर ई ऑफ जे थीटा होता है तो कॉस थीटा प्लस जे ऑफ साइन थीटा होगा, लेकिन अगर ई ऑफ माइनस जे थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। ठीक है, तो अब हम वो फॉर्म, इसको ई ऑफ माइनस जे थीटा की जो पावर है इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूलर फॉर्मूला से, एक्सपेंड करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म में तो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू 0 थी और ई ऑफ जीरो की वैल्यू 1 थी, वो तो हम सिंप्लीफाई करके 0 हमने लिख दिया। एक्स ऑफ 1 की जो वैल्यू 1 थी ये भी हमने लिख दी। अब ई ऑफ माइनस जे पाई बाय 2 को हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे यूलर फॉर्मूला से, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा? देखो माइनस हमने क्या कहा, जे ऑफ थीटा होता है या माइनस जे ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस की टर्म है, दैट मीन्स की माइनस जे ऑफ थीटा। माइनस जे को आप सेपरेट कर दें तो आपके पास थीटा की जगह क्या टर्म बचती है? पाई बाय 2 बचता है। तो जब हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस जे साइन पाई बाय 2। ठीक है, आयोटा की जगह जे हम रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ सेंटर में प्लस का साइन लगता। ई की पावर में माइनस का साइन है, दैट मीन्स कि सेंटर में किसका साइन लगा हुआ है? माइनस का साइन। प्लस, अब एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी? एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, ई ऑफ माइनस जे पाए। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? पाए है। इसको भी ओपन करते हैं, कॉस ऑफ पाए माइनस जे ऑफ साइन पाए, प्लस एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी? 3 है, और ई ऑफ माइनस जे पाए 3/2 के अंदर थीटा क्या है? 3/2 पाए। इसको ओपन कर लेते हैं, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस जे साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब हम इसके रिजल्ट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 आपका होता है, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है? 0। 0 होता है, 0 होता है ना। तो कॉस पाई बाय 2 की जगह यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, कॉस पाई बाय 2 की जगह 0 हो गया। और साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो जब इस पूरे ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस जे, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, 0 माइनस जे हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट की बात कर रही हूँ मैं, मेरे एरो को देखें आप, मैं इस एरो के पॉइंटर के तौर पे यूज कर रही हूँ। इस ब्रैकेट में cos पाई बाय 2 0 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, नॉर्मल सबको पता है। तो यहाँ हम 0 पुट करेंगे, माइनस जे साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इस ब्रैकेट में मेरे पास पूरी टर्म क्या बची? माइनस जे की टर्म बची। सिर्फ समझ आ रही है ये बात? नहीं आ रही तो पूछ लें बेटा, दोबारा दोबारा से रिपीट कर दूंगी। कोई तो समझ आ रही है, रिस्पॉन्स सही है। आ रही है, समझ है। ठीक है, सो तो तो सारे। सो रहे हैं सारे, वही तो ना, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो माइनस जे हमने इस ब्रैकेट से हमारा जो सिंप्लीफाई हुआ तो यहाँ पर सिर्फ माइनस जे की टर्म बची। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या लिखी है? माइनस जे। फर्स्ट वाला 0 था, 0 यहाँ यहाँ नहीं लिखा सिंप्लीफिकेशन में। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से हम सिंप्लीफाई जो हुआ है वो क्या आया है? माइनस जे आया है। ठीक है, प्लस अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ पाई किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। कॉस ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है। और साइन पाई किसके इक्वल होता है? साइन पाई 0 के इक्वल होता है। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, जे वाली हमारे पास। और कॉस पाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -1। देखें ये लिखा है 2 ब्रैकेट के बाहर, 2 ये वो वैल्यू है जो एक्स ऑफ 2 पे मौजूद थी।
एक्स ऑफ 2 पे क्या वैल्यू मौजूद थी, 2 मौजूद थी, वो 2 यहाँ पर आ गया। और इस वाले ब्रैकेट से कॉस ऑफ पाई -1 होता है, -1 आ गया। और साइन ऑफ पाई 0 होता है, तो जैसे वो यहाँ पर शो नहीं किया, ठीक है। प्लस अब एक्स ऑफ 3 की जगह 3 लिखा, और इस ब्रैकेट को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट प्लीज, मैं ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, अब लास्ट वाला ब्रैकेट जो हमारा है, cos 3 of pi upon 2 minus j sin 3 pi by 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो cos 3 pi by 2 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर, अभी आज तो आप लोग कहना सब सो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से प्लीज कैलकुलेटर दे के बैठिएगा। cos 3 pi by 2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो ये 0, तो 3 pi by 2 की जगह हमने 0 पुट किया, माइनस जे साइन 3 pi by 2 की वैल्यू होती है -1। तो इस साइन 3 pi by 2 की जगह -1 पे वैल्यू पुट की। तो आप देखिए ब्रैकेट यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपेंड ही हुआ है, ताकि आपको बता सकूं मैं सही तरीके से। cos 3 pi by 2 की जगह 0 वैल्यू है, माइनस ऑफ जे साइन pi by 2 की वैल्यू होती है -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस जे ऐसा ही रहा, -2 हो गया, ये 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, प्लस ये माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस जे की टर्म बन जाएगी, तो प्लस 3j। तो और सिंप्लीफाई किया, -j और प्लस 3j, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2j आ जाएगा। तो आपके पास क्या टर्म आई, -2 प्लस ऑफ 2j। तो इस बात में ख्याल रखिएगा, हमेशा जो रियल वैल्यू होगी वो हमेशा पहले होगी, और जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो हमेशा बाद में लिखी जाएगी, यानी आयोटा वाली टर्म हमेशा बाद में लिखी जाती है। यहाँ पर जे की फॉर्म में लिखी है, आयोटा की वैल्यू, आयोटा जो है उसको जे से रिप्रेजेंट किया है। तो हमेशा जे वाली टर्म या आयोटा वाली टर्म जो होती है वो बाद में लिखी जाती है, जो इमेजिनरी टर्म होती है, और जो रियल टर्म होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने इसको इस तरह से अरेंज किया कि -2 प्लस ऑफ 2j, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू निकल आई है डीएफटी की। डीएफटी अप्लाई करने के बाद, यानी टाइम डोमेन में एक्स ऑफ 1 था,
टाइम डोमेन में x ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है -2 + 2j। मिस ये जो k की लिमिट है ये हमें कैसे पता चलेगी? ये k की लिमिट सेम वही लिमिट होगी जो हमारी n की लिमिट है, यानी हमारी लेंथ 4 है ना, 0 1 2 3 4, यानी सैंपल जो हमारे ऑब्टेन हुए हैं वो n की जिन वैल्यूज से ऑब्टेन हुए हैं सेम k की लिमिट भी वही होगी। जैसे एनालिटिकल में भी हम यही करते थे ना कि n की जो लिमिट होती थी सेम वही लिमिट k की भी होगी, तो जो स्मॉल n की लिमिट होगी ना k की लिमिट भी वही होगी। ये देखिए स्मॉल n की क्या लिमिट थी, 0 से लेकर 3 तक एक्सपेंड किया था ना हमने इसको, इसी तरह k को भी हम 0 से लेकर 3 तक ही एक्सपेंड करें। ठीक है, अब k की वैल्यू 2, इसमें कोई लिमिट का ज्यादा चक्कर नहीं है, ये आसान है। जैसे कॉन्वोल्यूशन के अंदर लिमिट्स निकालनी है, मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट, ये कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। आप इसके अंदर डायरेक्ट बस आपको पता है कैपिटल n = 4 है तो आप 0 से लेकर 3 तक एक्सपेंड करें। अगर n = 8 होता, कैपिटल n = 8 होता तो आप 0 से लेकर 7 तक एक्सपेंड करें। ठीक है, चलिए आप k = 2 देख लेते हैं। k = 2 जब पुट किया, यहाँ पर 2 पुट हो गया, ब्रैकेट में फर्स्ट वाला तो x of 0 e of 0 ही है प्लस x of 1। अब यहाँ पर k की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने से देखें जो मेरे पास पहले की टर्म मौजूद थी उसके सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म, यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पे तो सिर्फ -j πk था तो k की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई। और यहाँ पर -j k की जगह 2 पुट कर दिया 3/2, तो यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन हो गई, 2 से कैंसिल। तो पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या होगा। e of -j π माइनस e of -j π2 और e of -j π3 3π -j3π। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x of 0 तो हमें पता है कि 0 है तो ये वाली टर्म तो वैसे भी 0 होनी है, प्लस x of 1 की जगह 1 लिखा, e of -j को एक्सपेंड किया तो cos, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है पाई है, cos of पाई माइनस j of sin पाई प्लस, अब x of 2 की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया, और e of यहाँ पर थीटा क्या है 2 पाई है, cos of 2 पाई माइनस ऑफ j sin 2 पाई प्लस x of 3 की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 लिखी। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई, cos of 3 पाई माइनस j sin of 3 पाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि साइन में पाई की तमाम टर्म 0 होती है, तो साइन की आपको ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, पाई वाली, साइन 2 पाई की टर्म भी 0 हो जाएगी, साइन 3 पाई की टर्म भी 0 हो जाएगी। यानी ये सिंप्लीफिकेशन आपके थोड़े बहुत ध्यान में होना चाहिए, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी। फर्स्ट वाली टर्म 0 है वो ऐसे ही लिख दी, cos ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है। -1 यहाँ लिख दिया, j sin पाई की पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि साइन पाई की तमाम टर्म्स पे 0 होता है, -1 आ गया यहाँ पर। cos 2 ऑफ पाई 1 के इक्वल होता है, तो 1 × 2, तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 तो x of 0 की वैल्यू थी और 1 2 पाई की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और साइन 2 पाई की टर्म 0 हो जाएगी पूरी, प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर 3 है, cos 3 पाई -1 होता है, तो cos 3 पाई की जगह -1 रखा, ये वाली पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी साइन 3 पाई की आधी टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका इसीलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -1 + 2 -3, तो -2 हमारे पास वैल्यू आ गई है फॉर f of 2, यानी टाइम मैपिंग हुई है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो जो वैल्यू हमारे पास टाइम डोमेन में 2 थी वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, अब -2 में कन्वर्ट। स्मॉल x of 2 था ना, अब देखिए जो कैपिटल x of 2 ऑब्टेन हो रहा है वो क्या ऑब्टेन हो रहा है, वो -2 ऑब्टेन हो रहा है।
अब लास्ट वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं cos k ऑफ 3। k ऑफ 3 की तरह भी इसी तरह x ऑफ 3 हमने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ k की वैल्यू थी वहाँ वहाँ आप 3 पुट करते चले जाएं, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई देख लेते हैं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना किसी तरह भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 3π/2 है, यहाँ पर जो थीटा है वो 3π है, और यहाँ पर 9π/2 है। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर देते हैं अगेन। 0 यहाँ पर ऐसा ही आ गया स्टेम की वजह से, x ऑफ 1 की जगह 1, cos यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 3π/2, तो cos 3π/2 माइनस j sin 3π/2 प्लस x ऑफ 2 की जगह 2 e ऑफ माइनस j 3π, जब ओपन करेंगे तो cos ऑफ 3π माइनस j ऑफ sin 3π प्लस x ऑफ 3 की जगह हमें पता है कि 3 वैल्यू मौजूद है, और cos ऑफ 9π/2 माइनस j sin ऑफ 9π/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट वाली टर्म, इसकी वजह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। cos ऑफ 3π/2 0 होता है, सही है, लेकिन sin 3π/2 माइनस 1 के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट हुई है, cos ऑफ 3π/2 0 के इक्वल होता है, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, जे वैसे ही आ गया, sin 3π/2 माइनस 1 के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो गया, प्लस जे हो गया, प्लस जे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइम में यहाँ प्लस जे sin 3π, यानी साइन की जो भी कोई भी टर्म हो पाई के साथ होती है तो वो 0 हो जाती है। तो इस ब्रैकेट में साइन का ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos ऑफ 3π जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं बाहर लिखा है 2 और ब्रैकेट के अंदर -1, -1 किसकी वजह से आ रहा है, cos 3π की वजह से आ रहा है। j sin 3π क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 लिख दिया, प्लस 3 ऐसा ही रहा, cos 9π/2 0 होता है, लेकिन sin 9π/2 1 के इक्वल होता है। तो ये वाली टर्म 0 हो गई, माइनस ऑफ j, इस वाली टर्म की जगह sin 9π/2 की जगह 1 लिख दिया, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -3j। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -3j और प्लस j दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2j। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, -2 -2j। एक्स ऑफ 3 पे टाइम डोमेन में वैल्यू थी 3, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ऑब्टेन हुई है वो क्या हुई है, -2 -2j। अब एंड में आप इस तरह का ब्रैकेट बना देंगे पूरा आफ्टर डीएफटी। आफ्टर डीएफटी जो हमने कन्वर्जन की है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसमें वैल्यूज क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमारी 6 आई थी, सेकेंड वैल्यू हमारी -2 + 2j आई थी, थर्ड वैल्यू हमारी -2 आई थी, और फोर्थ वैल्यू हमारी -2 -2j आई। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। समझ आया है, ये सबके समझ आ गया? Yes, miss. अब इसी सेम क्वेश्चन का जब हम डीएफटी ले चुके, अब हम इसका आईडीएफटी, क्योंकि हमने डीएफटी भी पढ़ा है, हमने आईडीएफटी भी पढ़ा है। आईडीएफटी क्या होता है, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि अगर डीएफटी में कोई वैल्यू फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैप हो चुकी, अब हमें दोबारा कन्वर्जन करनी है इन टाइम डोमेन, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम आईडीएफटी अप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ बात कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैल्यूज होती हैं टाइम डोमेन में, हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब हमारी जो भी नीड थी हमने अपनी नीड पूरी की, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है कैलकुलेशन इजी कर लें, कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, अगर हम फिल्टर डिजाइनिंग करनी है हमने फिल्टर सिस्टम डिजाइनिंग कर ली, जो भी हमारी नीड थी हमने वो नीड अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। पूरी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को अगेन कन्वर्ट कर देंगे इन टाइम डोमेन, यानी जो हमने सीक्वेंस यूज करनी थी यूज कर चुके फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अब हम उसको दोबारा से रिप्लेस करा देंगे किसमें, दोबारा मैप करा देंगे किसमें, टाइम डोमेन में। तो उस टाइम डोमेन में दोबारा से जो मैपिंग होगी उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करवाना पड़ेगा, हमें आईडीएफटी परफॉर्म करवाना पड़ेगा। यहाँ पर स्लाइड में थोड़ा सा मिसिंग है, देखिए कोने में डीएफटी नजर आ रहा है, वो असल में पेपर फोल्ड होता है तो वो छुप जाती है चीज, ये आईडीएफटी है।
तो जब हम IDFT परफॉर्म करेंगे तो IDFT के लिए सीक्वेंस हम क्या लेंगे, वही सीक्वेंस ले लेते हैं अभी जो सीक्वेंस हमने अभी जिस पे हमने टाइम डोमेन पे अप्लाई करके रिजल्टेंट लिया, वही सीक्वेंस हम ले लेते हैं और उस सीक्वेंस पे IDFT परफॉर्म कराएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट में हमें वही सीक्वेंस मिल रही है या नहीं मिल रही जो टाइम डोमेन में थी। IDFT का भी फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने थ्योरी की डिस्कस की थी उस वक्त हमने IDFT का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला क्या होगा, 1/कैपिटल N A of 0 to n-1। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, वहाँ पे n इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक का लिमिट, यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक है। और यहाँ वहाँ पर पहले यहाँ पर कैपिटल X ऑफ k होता था, यहाँ पर क्या है, स्मॉल x ऑफ n। उन चीजों का ख्याल रखिएगा थोड़ा। x ऑफ k e ऑफ माइनस की जगह अब क्या यहाँ पर लगेगा, IDFT के अंदर याद रखिएगा प्लस का साइन होता है, EFT के अंदर माइनस ऑफ j 2 k n बाय कैपिटल N होता है और IDFT के अंदर प्लस का साइन होता है। तो फॉर्मूले के अंदर दो मेजर चेंजेस है। एक मेजर चेंज तो ये है कि 1/कैपिटल N आपको समीशन से पहले लगाना है, ये मेजर चेंज है। n इक्वल्स टू 0 की लिमिट होती थी, ये k इक्वल्स टू 0 की लिमिट बनेगी। x ऑफ n यहाँ होता था, यहाँ x ऑफ k आएगा और e की पावर में माइनस का साइन नहीं होगा, e की पावर में अब प्लस का साइन होगा। टर्म वही है पूरी, e और 2 k n बाय कैपिटल N टर्म पूरी वही है, लेकिन बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब आपको देख के समझ आ रहा होगा कि हमें समीशन किसके रिस्पेक्ट से ओपन करना है। अब हमें समीशन ओपन करना है विद रिस्पेक्ट टू k। बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला हम ओपन करेंगे जिस तरह हमने पहले फॉर्मूले को ओपन किया था, एक्सपेंड किया था समीशन को। पहले फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज हमारी अननोन है उनको पुट कर देते हैं, कैपिटल N की जगह आप 4 पुट करेंगे, 1/4 k इक्वल्स टू 0 समीशन n-1। n हमारा लेंथ ऑफ सीक्वेंस है, n की जगह आपने 4 पुट किया, 4 - 1 दैट मींस 3। x ऑफ k की जगह आप x ऑफ k पुट करेंगे, e ऑफ j 2 k n बाय कैपिटल N की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेकिन पहले हमने n के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन, अब हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, अब हम k के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ जहाँ वैल्यू k मौजूद है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ वेरिएबल k मौजूद है वहाँ वहाँ हम करेंगे, और k की वैल्यू आपको पता है किसी वैल्यू पुट करते हैं हम 0 से लेकर 3 तक है, तो फर्स्ट हम 0 पुट करेंगे, फिर प्लस करके पूरे फॉर्मूले में 1 पुट करेंगे, प्लस लगा के पूरे फॉर्मूले में 2। देन तो देख लेते हैं एक्सपेंशन थोड़ी सी, 1/4 इसी तरह ब्रैकेट से बाहर रहेगा। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। कट करके आ रही है। अच्छा एक मिनट चाहिए, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है बेटा आवाज मेरी, यस मैम। क्लियर हो गई है। यस मैम।
मिस यहाँ पे आपने ओरिजिन कैसे लिया है? यहाँ पर ओरिजिन मैंने बताया कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा डीएफटी में 0 ही होगी। ठीक है, ये बात मैंने जब शुरू हुई थी क्लास उस वक्त डिस्कस की थी, किसी ने हो सकता है मिस कर दियो। डीएफटी में 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 पर ही होगी, नेगेटिव में वैल्यूज नहीं होंगी। पहली वैल्यू हमेशा n इक्वल्स टू 0 पर होगी और उसके आगे जो वैल्यू जैसे जैसे चलती जाएंगी वो n इक्वल्स टू 1 2 3 और सो ऑन है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 0 ही है। तो k की जगह हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले में एक्सपेंशन कर लेते हैं। k की वैल्यू पहले 0 पुट कर देते हैं। k की जगह देखें मैंने यहाँ पर 0 पुट किया। e ऑफ पावर में भी जब मैंने 0 पुट किया तो फर्स्ट वाला तो e ऑफ पावर पूरी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने k की जगह 0 पुट करूंगी तो ये पूरा मेरा e की पावर 0 हो जाएगी, e ऑफ पावर 0 हो गई। प्लस x ऑफ k की जगह क्या पुट करेंगे हम 1, और e ऑफ यहाँ पर भी k की जगह जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, j 2 पाई n/4। अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। यहाँ देखें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 डिवाइडेड बाय 4 तो नीचे π/2/n हो गया। देन x ऑफ 2 पुट करेंगे, k की जगह जब हमने 2 पुट किया x ऑफ 2 हो गया। e ऑफ j 2 पाई, k की जगह यहाँ मैंने 2 पुट किया n/4, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ पर 2 4 से सिंप्लीफाई हुआ और ये वाला 2 भी 4 से सिंप्लीफाई हो गया, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या बचा, j पाई ऑफ n बचा यहाँ पर। प्लस अब k की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। x ऑफ 3 e ऑफ j 2 पाई, यहाँ पर भी k की जगह मैंने 3 पुट किया, n ऑफ डिवाइडेड बाय कैपिटल N की जगह 4 पुट हुआ था। ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 और 4 तो 3 π/2n यहाँ पर मेरे पास बचा। ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट लाइन में जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है। x ऑफ 0 e ऑफ 0 ऐसे ही लिखा हुआ है, x ऑफ 1 ऐसे ही लिखा है, और बस जो मैंने सिंप्लीफिकेशन बताई है उस तरह सिंप्लीफिकेशन करके लिखी हुई है। j ऑफ π/2, फिर x ऑफ 2 की जगह x ऑफ 2 j ऑफ पाई n/n, बस खाली नीचे नहीं कुछ भी बचा, j ऑफ पाई n। देन इसमें x ऑफ 3 e ऑफ j पाई 3/2n। ठीक है, तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप ये कैपिटल X ऑफ 0, कैपिटल X ऑफ 1, कैपिटल X ऑफ 2 और 3 की वैल्यू ऊपर वाले ब्रैकेट से देख के, यानी ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज है ना, कैपिटल X ऑफ 0 की वैल्यू 6 है, कैपिटल X ऑफ 1 की वैल्यू -2 + 2j है, कैपिटल X ऑफ 2 की वैल्यू -2 है, और कैपिटल X ऑफ 3 की वैल्यू -2 - 2j। या तो आप इसको जब इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव किया उसी वक्त पुट कर लें। मैंने क्या किया, वैसे तो हमने पहले वाले इस जो हमने जब डीएफटी परफॉर्म किया था उस वक्त तो पहले ही पुट करके इक्वेशन 1 बना ली थी, लेकिन इस वाले में मैंने पुट नहीं किया, इक्वेशन 1 पहले ड्राइव कर ली और जब सिंप्लीफाई के टाइम पर फिर मैंने पुट किए। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर अभी से पुट कर दूंगी ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यूज ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो इमेजिनरी टर्म भी उसमें साथ साथ आ रही है ना, फिर दो टर्म्स हैं एक वैल्यू में, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर ही। तो हम जब बाद में वैल्यूज पुट कर रहे होंगे एन की, तो वो हमारे लिए बहुत ना क्रिटिकल सा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी इन वैल्यूज को ऐसे ही जो इन वैल्यू यहाँ पर वैल्यूज पुट नहीं की, ब्रैकेट में ही काम किया है। जब मैं यूलर फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफाई कर लूंगी उसके बाद फिर मैं ये वैल्यूज पुट करके मजीद सिंप्लीफिकेशन करूंगी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अगर आप पहले ही पुट करना चाहें, जिस तरह हमने भी डीएफटी में किया था या कॉन्वोल्यूशन में हम करते थे, तो आप पहले से भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए अभी पुट नहीं की है, वो वैल्यू सारी मैं बाद में पुट करूंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली के की वैल्यू पुट करके, अब दूसरा जो हमारा अननोन पैरामीटर था वो स्मॉल एन था। अब स्मॉल एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम और वैल्यू आते जाएंगे। तो स्मॉल एन के लिए हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं, वही वाली जो हमने के लिए यूज की थी, जो हमारी सीक्वेंस में मौजूद है 0 1 2 3।
सबसे पहले मैंने 0 पुट करूंगी n की जगह, तो ये इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं n की जगह 0 पुट करती जा रही हूँ। 1/4 ऐसा ही रहा, कैपिटल x ऑफ 0 e ऑफ 0 ऐसा ही रहा, x ऑफ 1, यहाँ पर n की जगह जब मैं 0 पुट करूंगी तो ये पूरी e की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, e ऑफ पावर 0 मैंने यहाँ लिख दी, प्लस x ऑफ 2, यहाँ पर भी जब मैं n की जगह स्मॉल n की जगह 0 पुट करूंगी तो e ऑफ पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस x ऑफ 3, इस पूरे ब्रैकेट में जब मैं ये n की जगह जब मैं 0 पुट करूंगी तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e ऑफ पावर 0। तो आपको सबको पता है कि e ऑफ पावर 0 1 होती है, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3। अब मैंने वैल्यूज पुट की हैं ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। x ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, 6 थी, मैंने यहाँ 6 पुट कर दिया, प्लस 1 की वैल्यू थी -2 प्लस 2j, ये आप ऊपर से मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 2j, और x ऑफ 3 की वैल्यू -2 है, सही है। तो यहाँ पर x ऑफ 1 की वैल्यू लिखी हुई है -2 प्लस 2j, फिर x ऑफ 2 की वैल्यू -2 थी, देन x ऑफ 3 की वैल्यू है -2 माइनस 2j, यहाँ पर लिखा हुआ है -2 माइनस 2j। अब इनको बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस 2j से -2j कैंसिल हो जाएगा, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं इस तरह नहीं हुआ, ये -2 -2 -2 ये तीनों ऐड होके -6 हो जाएंगे, और यहाँ +6 की टर्म मौजूद है, तो +6 -6, ये तीनों जो 2 कैंसिल हुए हैं इसी तरह हुए हैं कि -2 -2 -2 -6 होते हैं, -6 +6 ये कैंसिल आउट हो गया, और -2j +2j कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 1/4, लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा 0, तो x ऑफ 0 की टर्म मेरे पास क्या आ गई, 0। अब ये याद करें, ये वही टर्म है जो हमने टाइम डोमेन में जब हमने चेंज किया था, तो टाइम डोमेन में भी x ऑफ 0 पे 0 ही वैल्यू थी, तो यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो स्मॉल n की जगह यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, कैपिटल x ऑफ 0 e ऑफ 0 ऐसा ही रहा, प्लस x ऑफ 1, अब यहाँ पर n की टर्म मौजूद थी, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो e ऑफ j π/2 प्लस x ऑफ 2, e ऑफ j पाई n था तो n की जगह 1 पुट कर दिया, तो j ऑफ पाई आ गया, x ऑफ 3 प्लस j पाई 3/2 n था तो n की जगह यहाँ 1 पुट कर दिया, तो j पाई 3/2। अब अगेन वही वाली चीज जो भी मैंने आपको बताई थी कि e की पावर जो होगी वो यूलर फॉर्मूला से हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो e ऑफ j थीटा इक्वल्स होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, और e ऑफ माइनस j थीटा इक्वल होता है cos ऑफ थीटा माइनस j साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पहले हमने माइनस की रिस्पेक्ट से किया तो सेंटर में क्या आ रहा था, माइनस का साइन आ रहा था, अब देखें यहाँ पर e ऑफ j थीटा है तो j थीटा होगा तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या j साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 ऐसे ही लिख दिया, x ऑफ 0 की जगह 6 वैल्यू थी वो पुट कर दी, प्लस x ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -2 प्लस 2j, ठीक है, cos यहाँ पर थीटा क्या है, π/2 है, तो cos π/2 प्लस j साइन π/2 प्लस x ऑफ 2 की जगह -2 वैल्यू थी, j पाई के अंदर थीटा क्या है हमारे पास पाई है, तो cos पाई प्लस j साइन पाई, देन x ऑफ 3 की वैल्यू -2 थी, -2 और यहाँ पर मेरे पास थीटा क्या है 3π/2, तो मैंने पुट कर दिया cos 3π/2 प्लस j/2, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, 6 ऐसा ही रहा, प्लस ये वाला ब्रैकेट अभी फिलहाल ऐसा ही रखा है, -2 प्लस 2j, पहले ये वाला सिंप्लीफाई करेंगे हम, सही है, cos π/2 0 होता है, ये वाली टर्म 0 हो गई, sin π/2 1 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ कौन सी टर्म आ जाएगी, पूरे ब्रैकेट से j की टर्म आ जाएगी, देखें यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, j की टर्म लिख दी है, प्लस का साइन वैसे ही प्लस यहाँ पर, अच्छा प्लस -2 था तो मैंने इसको ओपन करके -2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है।
अब इस फॉर्मूले को इस ब्रैकेट को देख लेते हैं। इस ब्रैकेट में कॉस ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है और साइन पाई 0 होता है। तो इस ब्रैकेट से मुझे क्या मिला, कॉस पाई की वजह से -1 मिला। तो मैंने इस ब्रैकेट की जगह देखें यहाँ लिख दिया -1 प्लस, अब -2 का ब्रैकेट ऐसे ही रखा। इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 3π/2 0 होता है और कॉस 3π/2 0 होता है और साइन 3π/2 माइनस, तो -1 इंटू जे क्या हो जाएगा, -j। यानी इस पूरे ब्रैकेट से मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ -j। तो आप देख लें मैंने इस ब्रैकेट की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, -j। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 6 ऐसे ही रहा। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय j तो -2j प्लस 2j इंटू जे 2j² माइनस माइनस +2 -2 इंटू -j तो क्या हो जाएगा, +2j और -2j इंटू -j तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा और 2j²। अब अगर किसी को प्रॉपर्टी याद हो j² की, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसको याद है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता -1। था? जी बिल्कुल, -1। तो अब हम जहां जहां j² आ रहा है वहां पर क्या पुट कर सकते हैं, इजीली -1। तो आप देख लें यहाँ पर 2j² था तो इसको क्या पुट कर दिया मैंने, -1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये वाली टर्म, अच्छा पहले तो ये -2j और ये +2j की मैंने सिंप्लीफाई कर दी थी ना, 6 ऐसे ही आ गया। ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ये लिख दी -2। सही है, ये वाला +2 ये रहा +2 और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, +2j² है तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सिंप्लीफाई किया हमने, -2 +2 कैंसिल हो गए, 6 -2 4 और बाहर भी ब्रैकेट से 4 मौजूद था डिवाइड में, दोनों को आपस में सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई 1। अब रिकॉल करें, हमने जब टाइम डोमेन में सीक्वेंस पढ़ी थी तो उसमें x(1) की जगह क्या वैल्यू थी, 1 थी। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि x(1) की जगह क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ये सबको? मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है, VLE पे इंशाल्लाह ताला आज अपलोड कर दूंगी आपको, तो आपको वो वहां से मिल जाएगा। और प्लीज VLE पे आप लोग सब लॉग इन होके अपनी अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दीजिएगा वहां पे, मतलब वहां पे लॉग इन हो जाइएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। x(0) x(1) के लिए होगा। अब x(2) के लिए हम पुट करेंगे जहां जहां k की टर्म थी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलती हूँ क्योंकि अब हम ये बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला बात। जहां जहां k की टर्म मौजूद थी, अभी हम क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हम n की जगह पुट कर रहे हैं ना। हाँ, n की वैल्यूज अब जहां जहां अननोन थी वहां वहां हम क्या पुट करते जाएंगे, 2 पुट करते जाएंगे। यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके फर्स्ट वाले x(0) की जगह 6 आ जाएगा। यहाँ पर j पाई था तो cos पाई प्लस j sin पाई हो गया। x(1) की वैल्यू 1 है वो यहाँ लिख दी। x(2) की वैल्यू -2 + 2j थी। सॉरी, यहाँ पर ना देखिए मैं साइन प्लस साइन लगाना भूल गई हूँ, तो जरा नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के पास भी नोट्स होंगे, देख के बाद में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं अभी बता रही हूँ कि यहाँ पर शायद ना सॉल्व करने में मैं प्लस का साइन लगाना भूल गई हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये यहाँ पर अचानक से मल्टीप्लाई कैसे हो गए, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। मैं यहाँ पर सॉल्व करने में प्लस का साइन लगाना भूल गई हूँ इस जगह पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये बात। जब आपके पास ये PDF ओपन होगी तो बाद में ये परेशान नहीं होगा कि मिस ये अचानक से यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे हो गया। जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने बेदहानी में प्लस का साइन यहाँ लगाना भूल गई होंगी, मैं भी अभी नोट कर रही हूँ ये चीज। तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, x(2) की जगह आप -2 + 2j लिखेंगे। नहीं सॉरी, कुछ और गलती हो रही है शायद, एक सेकेंड, ये 6 हो गया। 1 की जगह
अच्छा नहीं, ये मैंने ना गलती ये कर दी है कि इसकी वैल्यू बाद में पुट की है। सॉरी, मैं खुद देखने में कंफ्यूज हो रही हूँ। ये एक्स ऑफ वन शायद मैंने लिखने में बाद देर हो गई होगी, तो मैंने जो है ना इसको बाद में लिखा, एक्स ऑफ वन की जगह यहाँ लिख दिया -2 + 2j। ये पहले लिखना था ना, मैंने बाद में लिख दिया गलती से। ये मल्टीप्लाई ही हो रही है इसके साथ। कॉस ऑफ पाई प्लस साइन जे साइन पाई, और ये वाली टर्म मैंने पहले लिखनी थी, गलती में मैंने बाद में लिखी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। प्लस एक्स ऑफ 2 की जगह -2 था, तो यहाँ डायरेक्ट -2 लिख दिया। ई ऑफ j π2, तो cos 2π प्लस j sin 2π, प्लस एक्स ऑफ 3 की जगह -2 का ब्रैकेट है, देन cos 3π प्लस j sin 3π को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 2 ही थी, हमें याद होगा टाइम डोमेन के अंदर जो सीक्वेंस थी उसके अंदर वैल्यू 2 ही थी। फिर इसी तरह हमने क्या किया, सेम इसी तरह से बिल्कुल इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए हमने n की जगह 3 पुट किया। जहां जहां n की वैल्यू n अननोन था, वहां वहां n की जगह हमने सब जगह 3 पुट कर दिया। 3 पुट करने के बाद अगर कोई सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म हो रही होगी तो सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे, नहीं हो रही इस कंडीशन में नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट की। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारे पास फाइनल ब्रैकेट आया है, जो टाइम डोमेन में कन्वर्जन हुई है, वो देख लें, वो ही बिल्कुल कन्वर्जन हो गई है जहां से हमने अपना काम स्टार्ट किया था। यानी डीएफटी परफॉर्म करने से पहले हमने जो सीक्वेंस ली थी, सेम वही सीक्वेंस रिफ्लेक्ट हो रही है 0 1 2 3। सही है, ये वेरिफिकेशन हो गई कि हमने एक सीक्वेंस का डीएफटी परफॉर्म करवाया। उस पर डीएफटी करने के बाद जो भी हमें सीक्वेंस ऑब्टेन हुई, उस पर जब हमने आईडीएफटी परफॉर्म किया तो आईडीएफटी का रिजल्ट क्या आ रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने डीएफटी परफॉर्म करने से पहले सीक्वेंस ली थी। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई और आपने कन्वेंशनल मेथड डीएफटी और आईडीएफटी दोनों के लिए भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। वैसे उसूलन ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपने अभी लास्ट वीक ही कॉन्वोल्यूशन के अंदर मेथड डिस्कस किया है, वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे था। बस यहाँ पर थोड़ा सा यूलर फॉर्मूला से एक्सपेंशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमने एक्सपेंशन की और उसी तरह सिंप्लीफिकेशन की। बल्कि शायद ये ज्यादा आसान है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एच ऑफ और एक्स ऑफ की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांस था। इसमें तो इसमें 3 या 4 जो सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको सीक्वेंस कितनी बड़ी सीक्वेंस मौजूद है। अगर 4 पॉइंट की सीक्वेंस मौजूद है तो आपको मैक्सिमम 4 एक्सपेंशन होंगी, अगर 3 की है तो 3 एक्सपेंशन होंगी, अगर 8 की है तो 8 एक्सपेंशन होंगी। सही है, तो सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एक्सपेंशन होंगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है डीएफटी और आईडीएफटी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, yes. ठीक है, चलें। अच्छा, अब आप नोट कर लीजिएगा कि एक सीक्वेंस आप अपनी तरफ से कोई भी सीक्वेंस ले लें, हर किसी की डिफरेंट सीक्वेंस होनी चाहिए। आप लोग अपने पास उसको नोट्स में सॉल्व करेंगे। जिस तरह मैंने 0 1 2 3 की सीक्वेंस ली, उस पर डीएफटी परफॉर्म कराया, जो रिजल्टेंट मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में डीएफटी की वैल्यूज आई, उस पर मैंने आईडीएफटी परफॉर्म करा के अगेन उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया या मैप किया। सेम आप यही प्रोसीजर करेंगे कि आप कोई सीक्वेंस ले लें 4 पॉइंट की, कुछ भी ले लें, 3 4 5 1 6 7, कुछ भी जो आपको समझ आती है, जो आपके लिए इजी हो, आप कोई भी सीक्वेंस लें, उस पर डीएफटी परफॉर्म कराएं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैपिंग कराएं उसकी, फिर अगेन आईडीएफटी परफॉर्म करा के उसको कन्वर्ट बैक करके देखें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही है, अगर आपकी सीक्वेंस वही रिपीट हो जाती है, दैट मीन्स कि आप सही कर रहे हैं, आपको समझ आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे, ये हो जाएगा। Yes, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर पूछूंगी कि किस किसने किया है, बल्कि आप लोग मुझे अपने पास स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, मैं जिससे कहूंगी वो मुझे शेयर करेगा। पूरी क्लास में से मैं किसी से भी कह दूंगी कि आप अपना शेयर करें, तो वो मुझे प्लीज शेयर करेगा। ठीक है,
आप लोगों की आसानी के लिए कह रही हूँ बेटा मैं ये, ताकि आप लोग परफॉर्म करें तो आप लोगों को सॉल्व करना आए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ये है कि मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ, जाहिर सी बात है मेरे तो टॉपिक कवर हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस ना तो आपको आसान नहीं लगेगा। ऐसे नोट से पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में ना बहुत फर्क होता है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको सब चीजें इजीली समझ आती हैं, जो भी कंफ्यूजन हो रही होती है वो क्लियर होती जा रही होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ नोट से पढ़ते हैं तो वो वक्ती तौर पे तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन जब आप कुछ टाइम के बाद दोबारा करने बैठते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसीलिए करनी जरूरी होती है ताकि आपको करना आ जाए, जो भी कंफ्यूजन है आपके वो क्लियर हो जाए। फिर कोई कंफ्यूजन आती है तो यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। थोड़ा लेट रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो जो मेरे पास क्वेरीज आए मैं उनका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं डीएफटी को यूज करने के। एक कन्वेंशनल मेथड जो हमने अभी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसमें डीएफटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका आईडीएफटी भी फाइंड आउट कर लिया। कन्वेंशनल मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो मैट्रिक्स मेथड है। उसका थोड़ा सा बस ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम उसके एग्जाम्पल करेंगे, बस ओवरव्यू देख लें कि उसके लिए हमें क्या करना होता है। मेथड इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देखें। उसके लिए एक ये वाले जो पेज नंबर 7 है, स्लाइड का पेज नंबर 7, ये आप लोग भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उस टाइम ये चीज हमें बहुत यूजफुल हो जाएगी। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए थोड़ा सा हो तो जाएगा काम, लेकिन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी। अब डब्ल्यू ऑफ एन सबको याद है कि हमने शुरू में भी 2-3 बार हमने डब्ल्यू एफ एन की बात की है जब हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे कि डब्ल्यू एफ एन क्या होता है, ई ऑफ माइनस जे 2 पाई/n, और जो स्मॉल के और एन की टर्म थी वो डब्ल्यू ऑफ एन की क्या बनेगी, पावर बनेगी। यही बात हुई थी ना कि डब्ल्यू ऑफ एन की पावर क्या बनेगी, स्मॉल के एंड स्मॉल एन, और बाकी जो पूरी सारी कांस्टेंट टर्म्स है -j2 पाई/N, ये क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ एन से। अब देखें, अब आप जब मैट्रिक्स मेथड करेंगे उस वक्त ज्यादा सही से लेकिन समझ आएगा, लेकिन इसको देखेंगे तो वो बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर डब्ल्यू ऑफ एन की पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू ऑफ एन किसके इक्वल है, ई ऑफ माइनस जे 2 पाई/N के इक्वल है। तो जब अगर हम उसकी पावर 0 लेते हैं, इस पूरी किसी चीज की पावर पूरी आप 0 ले लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो जब भी डब्ल्यू ऑफ एन की पावर 0 आएगी तो उसका मतलब क्या है कि उस पूरे डब्ल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम ये डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, वहां पर पुट कर सकते हैं कि अगर कहीं पे भी हमें नजर आता है डब्ल्यू ऑफ एन की पावर 0, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है, के स्मॉल के और स्मॉल एन अगर दोनों 0 हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे। सही, एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा, जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो और ज्यादा सही से समझ आ जाएगा। अच्छा, डब्ल्यू ऑफ एन की पावर एन, यानी अगर मेरे पास ये एन क्या होता है, कैपिटल एन किसको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर, लेंथ ऑफ सीक्वेंस कहते हैं इसको। सही है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस यानी एक सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल में जो इसकी डेफिनेशन है वो है लेंथ ऑफ सीक्वेंस। लेंथ ऑफ सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स मौजूद है। ठीक है, तो कैपिटल एन क्या है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 4 है और डब्ल्यू ऑफ एन की पावर भी 4 हुई तो क्या हो जाएगा, जब ऐसी कंडीशन होगी कि लेंथ ऑफ सीक्वेंस भी 4 हो और डब्ल्यू ऑफ एन की पावर भी 4 आ रही है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आप देख लें। हम यहाँ पर पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई रिजल्ट लिखा है कि इसकी पावर एन रखी, तो ये कैपिटल एन और स्मॉल एन डिवाइड हो गए। ठीक है, ई ऑफ माइनस जे 2 पाई बचा। आपको पता है कि इसको हम यूलर फॉर्मूला से ओपन करेंगे तो cos 2 पाई माइनस जे साइन पाई के फॉर्म में, साइन 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बात सबको पता है कि साइन ऑफ 2 पाई क्या होती है, 0 होता है। तो ये वाली पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और cos ऑफ 2 पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट का
उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी जहां पर भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि W ऑफ n की पावर n के इक्वल हो जाए, यानी अगर W ऑफ 4 हो और ऊपर उसकी पावर में भी 4 आ जाए, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है W ऑफ n, n प्लस m, यानी अगर जैसे ये है W ऑफ 4, 4 प्लस 1 5 है फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर ना, तो इसका मतलब क्या होगा, हम उसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 4 प्लस 1 में। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम इस पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हम m को इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने मैथ्स के अंदर प्रॉपर्टीज इस तरह की पढ़ी है ना हमने, कि इन पावर को हम ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख सकते हैं, W ऑफ n की पावर n मल्टीप्लाई बाय W ऑफ n की पावर m, इस तरह लिख सकते हैं ना। मैथ्स में हमने ये प्रॉपर्टी देखी है ना, याद है किसी को ये वाली प्रॉपर्टी, कि जब भी पावर में दो टर्म्स एडअप हो रही होती हैं तो हम मल्टीप्लाई करके उनको एडअप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है हमने ये देखो यहाँ पर ड्राइव कर लिया, W ऑफ n की पावर अगर n आएगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जब पूरी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी तो हम रिजल्टेंट क्या पता है, क्या बचा, W ऑफ n की पावर m। सही है, तो जहां पर भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं W ऑफ n की पावर m। मैट्रिक्स बनाएंगे वहां ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह जब जब W ऑफ n की पावर n/2 होगी तो उसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ रहा है -1। यानी अगर जैसे यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ सीक्वेंस 4 है और W की पावर 2 है, डिवाइड बाय 2 तो 2 हुई ना, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं डायरेक्टली क्या वैल्यू पुट करूंगी, -1। अगर W ऑफ n की पावर n/4 हो, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर सीक्वेंस तो 4 है लेकिन ऊपर पावर में 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली रिप्लेस में क्या करूंगी, -j। किस तरह हुआ ये पूरा यहाँ पर डिटेल मौजूद है, किस तरह हुआ है ये आप एक नजर देख लीजिएगा, -j डायरेक्ट पुट होगा। अगर 3n/4 होगा तो डायरेक्ट पुट क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो ये एक दफा स्लाइड जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब हमारी मैट्रिक्स मेथड की नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर हम मैट्रिक्स किस तरह डेवलप करेंगे ये देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स डेवलप करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे DFT से। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा बहुत आसान हो जाता है मैट्रिक्स से सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप इसको किसी को अगर समझ नहीं आई है कोई बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लेके फिर क्लास एंड करूंगी। समझ आ गया है सबके ये? Yes, miss.